नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने भारतीय सेना का अपमान किया। एक बार फिर हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, हमारे जांबाज जवानों की शहादत पर उंगली उठाई। राहुल गांधी ने इल्जाम तो सरकार पर लगाए थे, लेकिन सवाल सेना पर उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के फौजी हमारे जवानों को पीट रहे हैं, हमारे जवान पिट रहे हैं, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी है। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री नासमझ हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मसलों की समझ ही नहीं है। सरकार चीन के इरादे समझ नहीं पा रही, सरकार चीन के घुसपैठ के मुद्दे पर सच छुपा रही है। अब या तो राहुल गांधी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, या फिर मोदी विरोध के चक्कर में वो सेना के पराक्रम को जानबूझकर भूल गए। क्योंकि आज ही सेना की तरफ से साफ साफ कहा गया कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश तो की थी, लेकिन हमारे जवानों ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। सेना की तरफ से औपचारिक तौर पर कहा गया, फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी को शायद सेना के बयान पर भरोसा नहीं हुआ। सरकार पर हमला करने के चक्कर में राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर घुसकर 2000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। चीन की फौज हमारे जवानों को पीट रही है और सरकार इन सबको इग्नोर कर रही है। असल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे हो गए। यात्रा दौसा में पहुंची है। इस मौके पर राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन राहुल का मकसद चीन पर सरकार और सेना को कोसना था। यह बात खुद राहुल गांधी ने क्लियर कर दी। क्योंकि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा पर थी, इसलिए वहां मौजूद पत्रकारों ने ज्यादातर सवाल भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित पूछे। प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान में हो रही थी, इसलिए कुछ सवाल राजस्थान की सियासत पर भी पूछे गए। राहुल को लगा इतनी देर हो गई, चीन पर किसी ने कुछ नहीं पूछा, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने खुद ही कह दिया, वो तो शर्त लगाकर आए थे कि मीडिया चीन पर सवाल नहीं पूछेगा। हमारे जवान सरहद पर पिट रहे हैं, लेकिन इस पर सवाल नहीं होगा। Before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. ऐसे मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। राहुल गांधी ने मीडिया की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। राहुल की बातों से साफ था वो क्या सोचकर आए थे, क्या कहना चाहते थे, और उन्होंने मीडिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। उन्होंने साफ साफ कहा, चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो कह रहे हैं सरहद पर हमारे जवानों की पिटाई हो रही है। राहुल इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे जैसे वो खुद सरहद पर देख कर आए हों, जैसे उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया हो। राहुल को सरकार की बात पर यकीन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सेना के बयान पर भी यकीन ना करें, यह ठीक नहीं है। यह सेना का अपमान है। राहुल मीडिया पर सवाल उठाते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि सरकार के प्रेशर में मीडिया चीन पर सवाल नहीं पूछता, सरकार चीन के मुद्दे को दबाना चाहती है। लेकिन वो ये भूल गए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई गई। वो जो कहना चाहते थे पूरी बात सुनाई गई। हालांकि इसके बाद हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने ही राहुल गांधी से चीन के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया, तो राहुल गांधी ने सरकार की समझ पर सवाल उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर को नासमझ बता दिया। कहा सरकार सच को छुपा रही है, चाइना के एग्रेशन को इग्नोर कर रही है। हकीकत यह है कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं भारत सरकार आंख मूंद कर बैठी है, सरकार सो रही है।
राहुल गांधी ने कहा, सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी रहती है, लेकिन सरहद पर इवेंट मैनेजमेंट नहीं चलता। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन यूथ का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन यूथ का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। मैंने आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनवाया, थोड़ी समझ उनको भी गहरी करनी चाहिए। न तो किसी ने इस बयान को सुनवाने से रोका और न किसी सरकार ने चीन पर राहुल गांधी से सवाल पूछने से रोका, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उससे उनका इरादा जाहिर होता है और नीयत भी साफ दिखती है। राहुल ने जो कहा उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। राहुल ने यह बात उस वक्त कही जब आज ही सेना की तरफ सरहद की स्थिति को साफ करने की बात कही गई। आज सुबह ही ईस्टर्न आर्मी कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने तवांग में हुई घटना की जानकारी दी। जनरल कलिता ने बताया कि चाइना ने घुसपैठ की कोशिश की तो हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, चाइनीज सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया और इसके बाद खुद चाइना ने फ्लैग मीटिंग का ऑफर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने कहा कि चीन से लगती सीमा पर 8 इलाके ऐसे हैं जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर झड़प हो जाती है। दोनों मुल्कों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। इस बार झड़प यांगसे में हुई। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा करारा जवाब मिला कि उल्टे पांव भागना पड़ा। अब मामला सुलझ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने लोगों से अपील की कि एलएसी पर हालात को लेकर अफवाहों से बचें, बेकार की बातों पर ध्यान न दें। जैसा कि आप सबको पता है, पूरी सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर अलग अलग दावे हैं और एलएसी पर 8 ऐसे विवादित क्षेत्र हैं जिनके बारे में दोनों देश मानते हैं कि वहां एलएसी पर हमारी राय अलग अलग है। अलग अलग दावे वाले इन्हीं 8 में से एक क्षेत्र में पीएलए ने घुसपैठ की थी और हमारे सैनिकों ने भी पूरी शक्ति से उनके दावे को चुनौती दी, जिसके चलते कुछ शारीरिक हिंसा भी हुई, लेकिन हालात को उन व्यवस्थाओं के तहत स्थानीय स्तर पर ही काबू कर लिया गया जिन्हें ऐसे विवाद हल करने के लिए स्थापित किया गया है। हाँ, दोनों पक्षों के सैनिकों को कुछ मामूली चोटें जरूर आई हैं। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, उसमें कोई सच्चाई नहीं है।
दोनों पक्षों के सैनिकों को कुछ हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय कमांडर्स ने पहले से तय प्रोटोकॉल के जरिए आपसी बातचीत से मसला सुलझा लिया है। इसके बाद बुमला में प्रतिनिधिमंडल स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई, जिससे मसला और भी सुलझ गया। अब देखिए, इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड का सबसे बड़ा अफसर कह रहा है कि चीन के सैनिकों को हमारे जवानों ने भागने पर मजबूर कर दिया। वो कह रहे हैं कि एलएसी पर 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही आज है और अब मसला सुलझा लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं एलएसी पर चीन के फौजी हमारे जवानों को पीट रहे हैं। क्या राहुल गांधी को सेना की बात पर भरोसा नहीं है? क्या राहुल गांधी को हमारे जवानों के साहस और शौर्य पर यकीन नहीं है? क्या यह बहादुर सैनिकों का अपमान नहीं है? जैसे राहुल गांधी ने इस तरह की बात कही तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के एमपी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, राहुल गांधी ने सेना का हौसला तोड़ने वाली बात की है। राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि राहुल गांधी की चाइना से पुरानी नजदीकी है, इसलिए वो चीन की रणनीति के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारी भारत की सेना जो जाबाज सैनिक ऐसी कड़कती ठंड के अंदर भी जम के मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय सीमा के अंदर 1 इंच भी जमीन 2014 के बाद नहीं छोड़ी गई है। इस अपनी यात्रा में जब वो भारत की सेना पे टिप्पणी करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं, भारत की सरहद से जुड़ी हुई बातें करते हैं, ये भारत की सुरक्षा को लेकर जब बात करते हैं तो उसमें कई बातें वो आपत्तिजनक कर देते हैं, जिससे न केवल सैनिकों का हौसला खराब होता है बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाने की बात करते हैं। अब राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। रिटायर्ड कर्नल राज्यवर्धन राठौर राजनीति में आने से पहले फौज में थे, इसलिए उन्हें राहुल गांधी की बात बुरी लगी, लाजमी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या बोलना है। उनकी पार्टी के नेता उन्हें जो पढ़ा देते हैं राहुल वही बोल देते हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने चीन से रिश्वत ले रखी है, इसलिए राहुल गांधी चीन के नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं, बार बार भारतीय सेना का अपमान करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने चाइना से रिश्वत, एक तरफ से रिश्वत लेके कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को, एक तरफ से रिश्वत है, वो आप कुछ भी बोलो डोनेशन वगैरह, इट इज़ ए टाइप ऑफ करप्शन। वो पैसा लेके क्या क्या किया है ये सवाल उठाया है। और कितना लैंड कांग्रेस के कालखंड में, नेहरू जी के कालखंड में स्पेशली, और बाद में कैसे हमारा परमानेंट मेंबरशिप इन्होंने सैक्रिफाइस करके चाइना को दिया, ये सब इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड पीपल नो व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड राहुल गांधी शुड नॉट बी टेकन सीरियसली बिकॉज ये तो कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ लिख के देते हैं, वो पढ़ते हैं। आई डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन इट। राहुल गांधी ने हमारी बहादुर फौज के पराक्रम पर सवाल उस दिन उठाया जब देश विजय दिवस मना रहा है। आज के दिन हमारी बहादुर फौज के सामने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था, हथियार डाले थे। मैं हैरान हूं, आज ही लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने अपील की थी कि एलएसी पर हालात को लेकर अफवाहों से बचें, बेकार की बातों पर ध्यान न दें। लेकिन आज ही राहुल गांधी ने आउट ऑफ द वे जाकर चीन को लेकर चल रही अफवाहों को हवा भी दी और बेकार की बातों पर पूरा ध्यान भी केंद्रित किया। राहुल के इस बयान से हमारी सेना की वीरता और बलिदान का अपमान हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने कोई पहली बार यह नहीं किया।
पहले भी जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था तो सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उनकी पार्टी के नेताओं ने सबूत मांगे थे, फौज के दावे पर सवाल उठाए थे। चीन तो वैसे भी राहुल का फेवरेट सब्जेक्ट है। चीन को लेकर वो अक्सर इसी तरह की बातें करते हैं जैसे अंबानी अडानी उनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। वैसे चीन भी उनके एजेंडे में हमेशा रहता है। लेकिन उन्हें बुरा लगता है जब बीजेपी के लोग याद दिलाते हैं कि वो चीनी एम्बेसडर से छुपकर मिलने गए थे। वो इस बात का जवाब भी नहीं देते कि उनका इरादा क्या था। वो ये भी नहीं बताते कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के सरकारी फंड से डोनेशन क्यों लिया था। राहुल गांधी के बयानों के कारण उनकी जो इमेज भारत में बनी है उसी तरह की इमेज पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की बन रही है। जिस तरह के बेतुके बयान राहुल गांधी देते हैं उसी तरह के बयानों के लिए बिलावल भुट्टो आजकल मशहूर हैं। इसका मुजाहरा बिलावल ने यूनाइटेड नेशन में भी किया। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी बात कही जिसकी निंदा सिर्फ हमारे देश में नहीं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हो रही है। They continuously perpetuate this philosophy, and it's not just for Pakistan, it's for the Muslims in India. We're terrorists whether we're Muslims in Pakistan, and we're terrorists whether we're Muslims in India. I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. बिलावल ने जिन मूर्खतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया उससे पता चलता है उन्हें ना इतिहास का ज्ञान है ना आजकल के जमाने का। इस तरह की बातों की अपेक्षा दुनिया के किसी नेता से नहीं की जा सकती। और बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। बिलावल के बयान की पाकिस्तान में भी कड़ी निंदा हो रही है। पाकिस्तान के लोग भी बिलावल को मूर्ख कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो भूल गए कि पाकिस्तान में तो सेना सरकार बनाती है, वो फौज की मेहरबानी से सरकार में हैं, मिनिस्टर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को भारत के 135 करोड़ लोगों ने एक बार नहीं दो बार चुनकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बनाया है। गुजरात के लोगों ने 3-3 बार मोदी को चुना, मोदी पर भरोसा किया और मोदी के प्रति लोगों का प्यार और भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे नेता के बारे में पाकिस्तान का विदेश मंत्री घटिया बातें करे, इसे देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो अगर बेनजीर के बेटे ना होते, बिलावल भुट्टो अगर जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती ना होते तो कोई उनका नाम तक नहीं जानता। नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से आए, संघर्ष किया, देश की जनता ने फैसला किया और बिलावल भुट्टो ने मोदी के बारे में ऐसी बात क्यों कही यह भी समझ लीजिए। असल में न्यूयॉर्क में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया था। My question is, how long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan? How long they are going to be at war? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes through. एस जयशंकर ने आज दो टूक बात की। पाकिस्तान की उस नस को दबा दिया जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए बिलावल भुट्टो छटपटा गए।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की जूनियर मिनिस्टर हिना रब्बानी खर को पाकिस्तान का आतंकवाद का इतिहास याद करा दिया। जयशंकर ने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन के उस बयान का जिक्र किया जो क्लिंटन ने हिना रब्बानी खैर की मौजूदगी में दिया था। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद के सांप को पालेगा तो यह सांप पाकिस्तान को ही डसेगा। I read the reports on what Minister Hina Rabbani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is, everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. जब जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, हिना रब्बानी खार को पाकिस्तान का इतिहास याद दिलाया, तो ये बात बिलावल को नागवार गुजरी, बुरी लगी, चुभ गई। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में घटिया बयान दिया। हालांकि पाकिस्तान में भी बिलावल के इस बयान को कंडेम किया गया। पाकिस्तान के लोगों ने भी कहा कि बिलावल विदेश मंत्री भले ही बन गए हैं, लेकिन उन्हें डिप्लोमेसी की तमीज नहीं है। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, और चाहे वो मोदी जी हों या डॉक्टर जयशंकर हों, दोनों उनसे सीनियर हैं, बल्कि उनको उनसे सीखने की जरूरत है। बजाय इसके उल्टी सीधी बातें करके और वो पाकिस्तान का सर और नीचा कर दिया है उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस किस्म की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, बल्कि उनको जाकर उनसे मिलना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर से अगर पॉसिबल होता भारत के, और उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि इतना तो बिलावल भुट्टो की उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है। तो मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं पे तरबियत की कमी है, तमीज नहीं है बात करने की। हम लोगों को अगर किसी बात से इख्तिलाफ है तो करें, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। इस किस्म की बात नहीं कही जानी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह रहे हैं तो वो ये याद रखना चाहिए था कि पलटकर उनके ऊपर भी बातें आ सकती थी। उनके भी जो फादर हैं जरदारी साहब, वो मिस्टर 10% कहलाते थे। अगर पलट के कोई ये कह देता, क्या इज्जत रह जाती उनकी। एस जयशंकर ने तो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। बिलावल को शायद पता ही नहीं हो कि आज ही के दिन 1971 में भारत की सेना ने पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के 91,000 से ज्यादा सैनिकों ने आज के ही दिन इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाले थे। आज जब भारत में विजय दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री के अपमान पर नाराजगी स्वाभाविक थी। यही हुआ, देश में इसका रिएक्शन हुआ। बीजेपी ने दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। बीजेपी के सांसद और युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान जो खुद को एक आतंकवादी देश है वो जानता है, वो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बयान दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिलावल और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, उनके पुतले जलाए। अब मैं आपको बताता हूं कि बिलावल भुट्टो को मिर्ची क्यों लगी। एक तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन पे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, बता दिया पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को पनाह देता है। उन्होंने याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने आंगन में पनाह दी हुई थी। पाकिस्तान को याद दिलाया कि जब अपने पड़ोसी के लिए अपने आस्तीन में आप सांप पालते हो तो इस बात की गारंटी नहीं है कि एक दिन वो आपको नहीं काटेगा। मैं जयशंकर की तारीफ करूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया, उसकी पोल खोल दी। वैसे भी जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं
दुनिया में पाकिस्तान का साथ देने वाले मुल्क ज्यादा नहीं बचे। मोदी ने पहले पाकिस्तान जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जब वो नहीं माना तो घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान को दो बार उसी की भाषा में जवाब दिया। हर बार पाकिस्तान के हुक्मरान सारी दुनिया के सामने जाकर रोए, पर उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। भारत ने हाफिज सईद को आतंकवादी डिक्लेयर करवाया। चीन भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया, इसलिए पाकिस्तान को मिर्ची लगी। बिलावल भुट्टो ने उल जलूल बयान दिए, वो सारी तमीज भूल गए। अब उनकी चारों तरफ से पिटाई हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया। और अब आपको बताता हूं बिहार में जहरीली शराब ने कितने घरों में मौत बरसाई और बिहार की सरकार लोगों की चीखों पर किस तरह से अट्टहास कर रही है। बिहार में जहरीली शराब अब तक 65 लोगों की जान ले चुकी है। पहले सिर्फ छपरा से मौत की खबरें आ रही थी, लेकिन आज सीवान से भी मौत का तांडव दिखाई देने लगा। एक साथ चिताएं चल रही हैं, घरों में मातम है, परिवार वाले बिलख रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर ठाका लगाकर कहा, कोई शराब पीकर मरता है तो मरे, सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। घर घर जाकर कहेगी, देखो पीता था मर गया, जो पिएगा वो मरेगा। लोगों की चीख पुकार और नीतीश कुमार की हंसी देखकर दुख हुआ। हैरानी की बात यह कि नीतीश कुमार ये तो कह रहे हैं कि जो गंदी शराब पिएगा वो मरेगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब लोगों को कैसे मिली। ये किसकी गलती है? शराब कहां से आई? आश्चर्य की बात है, जिस गांव में शराब पीकर लोग मरे, उस गांव में इस वक्त भी शराब की सप्लाई जारी है। कल रात भी शराब पीकर लोग बीमार हुए और आज सुबह शराब पीकर हॉस्पिटल पहुंचे। दूसरी बड़ी बात, 65 लोगों की मौत की फिगर सरकारी है। हकीकत में कितने मरे कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार और पुलिस मौत का आंकड़ा छुपा रही है। लोगों को डरा धमकाकर बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। मेरे पास इसका सबूत है। आज हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र भी छपरा के बहरोली गांव गए। सबसे ज्यादा मौतें इसी गांव में हुई हैं। यहां नीतीश को संतोष राम नाम का लड़का मिला। संतोष के पिता की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। वो अपने पिता की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहता था, लेकिन अफसरों ने डरा दिया। कहा, मरने वाला तो मर गया, अब पोस्टमार्टम की जिद छोड़ो, अंतिम संस्कार कर दो, ये शराब का मामला है, तुम भी जेल जा सकते हो। अफसरों ने संतोष से कहा कि वो लोगों से यही कहें कि पिता की मौत ठंड लगने की वजह से हुई। पहले भी कभी कभी पीते थे, उस दिन भी पी रखे थे और पीने की वजह से ही हुआ। कोई मौका नहीं मिल पाया। ऐसा अटैक किया कि 10-5 मिनट में उनकी देहांत हो गई। तो पोस्टमार्टम कराया आपने? जी, मैंने कोशिश किया कि आखिर ना तबीयत खराब था ना कुछ ऐसा हुआ, तो आखिर मैंने जानने की कोशिश किया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। हमने थोड़ा घबरा भी गया था उस समय। कुछ अधिकारी आए थे और बोल रहे थे कि सादे ड्रेस में थे। बोले नहीं, कहा तुम्हारे माँ बाप रो रहा है, ये है वो है, वो लफड़ा शूटिंग करोगे, से अपना जो क्रियाक्रम है वो कर दो। अब तो जो होने वाला था वो तो हो गया, अब क्या चिराई घर भेजोगे, पोस्टमार्टम कराओगे, ये होगा वो होगा। और नहीं तो दारू की मामला है, तुम जेल भी जा सकते हो। तो अब ये 13 तारीख की घटना है, करीबन 2 बजे की बात है। तो ये भी क्या बताया उन लोगों ने कि मौत की वजह क्या बतानी है तुमको जब लोग पूछेंगे? बोले कि नहीं, दारू वारू की बात मत, ठंडा था, सुबह ठंडा था 13 तारीख को, हो सकता है ठंड की वजह से मर गए हैं। दारू वारू की बात नहीं है, दारू बोलना भी मत, नहीं तो जेल चले जाओगे। हाँ, तुम अपना पिताजी के संस्कार जो भी क्रियाक्रम है वो कर दो। और हमने भी ऐसा ही किया। तो आपके गांव में कितने लोगों की मौत हुई आपके घर के आसपास? हमारे घर के आसपास में 3 लोगों के, जिसमें से एक मेरे पिताजी हैं। 3 में से पोस्टमार्टम कितने का हुआ? वो ओनली 1 का हुआ है। तो बाकी 2 जो थे उनको पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया, रोका गया? हमारे पिताजी को रोका गया है। और जो दूसरा है हरिंदर राम, वो तो अस्पताल में एडमिट थे और एडमिट होने के बाद भी
वो वहीं पे डेट कर गए और उनको भी नहीं पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उनको ना कोई रिसीविंग मिला, ना कोई एडमिट का कोई कागज वगज है, उनको भी बॉडी ऐसे ही दे दिया गया। अस्पताल में मौत के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, बॉडी उन लोगों को भी ऐसे ही दे दिया गया। सोचिए उस बेटे पर क्या बीती होगी जिसके घर में पिता की लाश है। वो जानता है पिता की मौत जहरीली शराब से हुई और पुलिस कह रही है कह दो पिता ठंड लगने से मर गए। बिना किसी को बताए, बिना देर के अंतिम संस्कार कर दो वरना तुम भी जेल पहुंच जाओगे। संतोष का दावा है कि गांव में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई, लेकिन 2 डेड बॉडीज बिना पोस्टमार्टम की जला दी गई। और यह इस तरह का अकेला मामला नहीं है। हुसैनपुर गांव के सुरेंद्र सिंह मौत की जहरीली शराब से हुई, लेकिन पुलिस ने सुरेंद्र का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। सुरेंद्र के भाई नागेंद्र ने बताया कि पुलिस ने शराबबंदी कानून का डर दिखाकर अंतिम संस्कार करवा दिया। वहां हो रहा है कि जहरीला दारू पीने से लोग मर रहे हैं। थाना आता है और थाना डरा देता है कि फंस जाओगे। उसके बाद में एक आदमी से पैसा भी लिया है 1000 रुपया कि जल्दी जल्दी ले जाओ, 1000 रुपया भी लिया है। और उसके बाद में वो बता रहा था कि हमसे 1000 रुपया भी लिए और बोले कि आपके जो परिजन मरे हैं, हाँ, इनके साथ क्या हुआ? थाना का व्यवहार क्या रहा? थाना का व्यवहार इनके साथ ये रहा कि सुबह से फोन किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, आप आइए, लेकिन थाना बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते हैं। आखिर आप लाश जला दीजिए। मतलब आप लोग के ऊपर भी प्रशासनिक दबाव बनाया गया? किस तरह से दबाव बनाया? मतलब जल्दी ठंड से मरे हैं करके दबा दीजिए, नहीं तो आप लोग ही फंसने वाले हैं। फाइनली आप लोग लाश लेके आए हैं? हाँ, थाना पर हम लोग लेकर गए हैं लास्ट में। और यहाँ सदर और उसके बाद में वहाँ पर भी नहीं भेज रहे थे, वहाँ से भी हमें नहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे। आपके थाना क्षेत्र में कितने कांड हुआ है ऐसे? थाना क्षेत्र का छोड़िए, हमारे हुसैनपुर पंचायत में 12 है। आपके परिजन की मौत कैसे हुई? क्या सिम्टम इनके अंदर दिखा? दारू पीकर इनको चक्कर आया, उल्टी आया, हाँ। ठीक है, आंख से दिखाई नहीं देने लगा, हाँ। तो अब ये बताएं। अब ये बातें सुनकर तो लगता है कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है, फिगर्स को कम करके बता रही है। मरने वालों की संख्या 65 से कहीं ज्यादा हो सकती है। हैरानी की बात है कि छपरा के बशरक गांव में जहरीली शराब से कई लोग मरे हैं, लेकिन इसके बाद भी इस गांव में जहरीली शराब की सप्लाई जारी है। कल रात गांव के कुछ और लोगों ने शराब पी, कुछ और लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। दारू कौन बेच रहा था? हमारे गांव से 3 किलोमीटर अलग, 1 किलोमीटर अलग। दारू पी के 3 दिन से लोग मर रहे हैं, फिर आप दारू क्यों पिए? मेहनत किए करते हैं तो पी लिए, हम नहीं जानते थे। बाजारी किए और ट्रक उतारे, उसके बाद पी लिए, तो करना पड़ा। अब सवाल है कि जहरीली शराब आती कहां से है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मशरक गांव में लोग शराब पीने से मरे, उसी मशरक थाने पर आरोप लगा है कि वहां के लोग जहरीली शराब की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं। इल्जाम इसलिए लगा क्योंकि पुलिस ने स्प्रिट के कई ड्रम जब्त किए थे और आज गांव वालों ने बताया थाने से 210 लीटर स्प्रिट का एक ड्रम गायब है। दूसरे ड्रम से भी स्प्रिट गायब है। लोगों का दावा है कि स्प्रिट से ही जहरीली शराब बनी और उसे पीकर लोग मर रहे हैं। छपरा जहरीली शराब कांड से जुड़ी एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है और जानकारी ये है कि छपरा के मशरक थाने में जब्त करके रखे गए स्प्रिट के ड्रम कुछ दिन पहले चोरी हो गए। जानकारी ये मिल रही है कि मशरक थाने के ही एक चौकीदार के जरिए ये ड्रम शराब बनाने वालों तक पहुंचा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी आपको ड्रम दिखाई दे रहा है ये जब्त कर कर थाने में रखा गया। जितने भी आपको ड्रम दिखाई दे रहे हैं ये सब स्प्रिट हैं। इस पूरे इलाके में, मशरक के इलाके में स्प्रिट की बरामदगी बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि ये ड्रम यहाँ से चोरी हुआ है। ये हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए ठीक ड्रम के बगल का हिस्सा जहाँ पर आपको उसके निशान दिखाई दे रहे हैं ड्रम रखने के। और चूंकि वहाँ बिल्कुल मिट्टी है, यदि बहुत दिन पहले यहाँ से ड्रम हटा होता तो यहाँ पर घास का हिस्सा जमा हुआ दिखाई देता।
लेकिन यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल निशान साफ तौर पर दिख रहे हैं और इसी आधार पर गांव के लोगों ने इस बात की जानकारी दी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के बड़े अधिकारियों को वीडियो बनाकर भेजा और ये जानकारी भी दी कि यहाँ से ड्रम गायब हुआ कुछ दिन पहले और ये जो स्पिरिट भरा हुआ जो ड्रम था वो शराब बनाने वाले जो लोग हैं, जो माफिया हैं, उन तक पहुंचा और उसी स्पिरिट से जहरीली शराब तैयार की गई जिससे करीब 50 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब जरा सोचिए, थाने से स्पिरिट चोरी हो रही है, लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, पुलिस और शराब माफिया की मिली भगत से नीतीश कुमार की सरकार को सपोर्ट करने वाले विधायक भी नाराज हैं। आज सीपीआई एमएल के 2 विधायक मनोज कुमार और वीरेंद्र कुमार मशरक गए। उन्होंने भी आरोप लगाया कि अवैध शराब के कारोबार को पुलिस का प्रोटेक्शन मिलता है और सरकार को सब पता है। शराब माफियाओं का मशरक थाना और यहाँ के एसपी का प्रोटेक्शन प्राप्त है। हम लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, ये कोई सस्पेंशन नहीं, गिरफ्तारी हो, पूछा जाए, एसपी से पूछा जाए कि शराब माफिया कौन है, क्योंकि मौत भी गरीबों की और जेल भी गरीबों की। शराबबंदी कानून का यह मकसद नहीं है कि जहरीली शराब का कहर बरसे, मौत बरसे, पुलिस की लाठी बरसे। गरीब जेल में और शराब माफिया की चांदी है, उनको वो मजे में है। नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी है और ऐसी स्थिति में जो पिएगा तो मरेगा। ठीक है, जो पिए हैं उनकी मौत हुई, दुखद है, लेकिन उनके जो बाल बच्चे हैं उनका क्या गुनाह है? उनका पेट है, वो कैसे उनके बाल बच्चे पलाएंगे, पोसाएंगे, पढ़ेंगे? उनका तो जीवन मरण का सवाल हो गया, तबाह हो गया परिवार। ये बहरौली मशरक में टोला के टोला उजड़ गया। गांव की गलियों में, सारण जिला के गलियों में मातम पसरा हुआ है, शमशान बन रहा है। शराब माफियाओं का प्रशासन के साथ गांव में जो रसूख वाले लोग हैं, कितना ये बड़ा और मजबूत गठजोड़ है। अब ये मशरक थाना आपके सामने है और इसी मोहल्ला में लोग मरे हैं। मतलब कि ये हम लोगों को तो सोचना है कि थाना बिकवाता है, कि थाने से जहरीली शराब का सप्लाई हुआ है। सप्लाई है इसलिए करें कि सस्पेंशन से नहीं, गिरफ्तारी हो एसपी की और थाना प्रभारी की, पूछिए कि शराब माफिया कौन है। छपरा जैसा हाल इसके पड़ोसी जिले सीवान का भी है। सीवान में भी जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन पुलिस यहां भी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। शराब से मौत की घटना सीवान के ब्रह्मास्थान गांव में हुई। मरने वालों में पुलिस का एक चौकीदार भी है। जहरीली शराब से मौत होने पर नाराज गांव वालों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। चौकीदार अवध किशोर मांझी और शंभू यादव के शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और प्रेशर बनाकर शवों का अंतिम संस्कार करवा दिया। क्या पुलिस ने अंतिम संस्कार के पहले पोस्टमार्टम वगैरह करवाया आप लोग का? कुछ भी नहीं, प्रशासन ने वहाँ आया और वो प्रशासन बोल रहे थे कि चौकीदार जो है उसको लाश को कहीं गड्ढे में फेंक दो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, मीडिया वाले आ जाएंगे और बात बढ़ जाएगी। इसीलिए वो 2 बच्चे थे उसमें एम्बुलेंस में, उनको जहाँ तहाँ ले जाकर नाले पोखड़े में, नदी में बोले रहे थे कि उसको फेंक दो। पब्लिक ने बिगड़ गया, वो लाश को गाड़ी को पकड़ के हम लोग लेकर आए और वहाँ से जो रास्ता जाम किए थे वहाँ प्रशासन और लोग जो बोले थे सब छोड़वा दिए कि लेकर जाइए, पोस्टमार्टम नहीं होगा। वहाँ घर पर आए, फोटो वोटो लिए, बोले कि उनका अंतिम संस्कार कीजिए। जब पुलिस अफसरों से इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। क्या ये सब एक ही आसपास के रहने वाले लोग हैं? वो सब जांच की जा रही है, अभी पूरा पता नहीं चल पाया है। पता चल पाया कि ये कहाँ से इन लोगों ने शराब ली थी, कहाँ से? शराब की कोई पुष्टि नहीं हुई अभी। नहीं, लेकिन जो मशरक का इलाका है यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है और वहाँ भी इसी तरह से जो मौतें हुई हैं, तो कहा जा रहा है कि यहाँ भी वही शराब की खेप पहुँची थी क्या? ना, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई अभी, जांच की जा रही है सबसे। ये बात तो पुलिस उस मामले में भी कह रही थी कि कोई पुष्टि नहीं हुई है और मामले को ढकने की कोशिश हो रही थी। ना, ऐसी कोई बात नहीं, जांच चल रही है सबसे। तो आप लोगों ने क्या छानबीन की है? क्या इस इलाके में शराब लोग कहते हैं खुलेआम मिलती है? ना, ऐसा बात नहीं है, सब गलत बात है, कहीं शराब नहीं मिलती है, सब जांच चल रही है। आप लोग इस इलाके में अक्सर गश्ती करते होंगे, तो क्या जानकारी मिलती है आप लोग को?
खुलेआम शराब कैसे मिलती है? कहीं शराब कहाँ मिलेगी, हम लोग तो सब रेट कर ज्यादा पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस मूली हुई है, पुलिस करती रहे। चलिए आप आगे रहिए ना। पुलिस अफसर कह रहे हैं कि कहीं जहरीली शराब नहीं मिल रही। लोग कैसे मरे, उन्हें शराब कहां से मिली, ये सब जांच का विषय है, किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। असल में जो रवैया पुलिस का है वही सरकार का है। बिहार में पिछले दिनों जहरीली शराब से हुई मौतें और उस पर सरकार का रवैया बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्या बिहार में सरकार की नीति यह है कि जहरीली शराब बिकती है तो बिकती रहे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शराब पीकर लोग मरते हैं तो मरते रहें? पुलिस जहरीली शराब को रोकने में नाकाम है या पुलिस शराब माफिया के साथ मिली हुई है? कच्ची शराब पीकर मरने वालों की संख्या किस बात की तरफ इशारा करती है? कल मैंने आपको फिगर्स बताई थी कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में कितनी बड़ी तादाद में नकली शराब बिकती है। ऐसा लगता है जैसे शराब की नदियां बह रही हों। तो क्या शराबबंदी फेल हो गई है? क्या नीतीश कुमार इस बात पर सिर्फ इसलिए अड़े हुए हैं कि वो शराबबंदी को इशू बनाकर अगले चुनाव में वोट मांगना चाहते हैं? आज विधानसभा के अंदर उन्होंने ये बात दोहराई और खास बात यह है कि वो अपनी बात जिस अंदाज में कह रहे थे, जिस तरह से लोगों की मौत पर हंसते दिखाई दिए, वो जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा अगर शराब पीने से। और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है और कोई सही मायने से करता है। बापू ने क्या कहा था, हम तो कभी कभी देखते हैं अखबार में कोई लिख देता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है एक एक घर में हम पहुंचा दिए हैं। और अब आपको तो हम इतना बार हर जगह बोले, अभी बोल रहा था, ये लोग बोलिए, अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं, इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, और आज उल्टा बोल रहा। तो क्या मामला हो गया? अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। जहरीली शराब से मौत और इस पर सरकार के रवैये के खिलाफ बीजेपी ने आज राजभवन तक मार्च किया। राजभवन मार्च करने से पहले नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन में ही नीतीश कुमार को जवाब दिया। विजय सिन्हा ने कहा बीजेपी भी शराबबंदी के खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में जिस तरह से इनसेंसिटिव बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। विजय सिन्हा ने कहा जिसने गलती की उसकी मौत हो गई, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर जो अनाथ हो गए, उन महिलाओं का क्या कसूर जो विधवा हो गई, उन बुजुर्गों का क्या कसूर जिनके बच्चे जहरीली शराब का शिकार हो गए। इसलिए सरकार को ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में ही अवैध शराब का कारोबार चल रहा है।
गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है। पुलिस आंख मूंद कर बैठी है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री जी, और जिनके बच्चे मरे हैं, एक बार आप जरूर जाके देखिए कि 6 महीने का, 9 महीने का, 1.5 साल का बच्चे, 3 बेटी, कोई नहीं है, उनको मुआवजा देने की व्यवस्था बने। मुख्यमंत्री जी, ये हृदय विदारक घटना है। मैं भी आपका शराबबंदी और नशाबंदी के साथ खड़ा हूं, लेकिन जब तंत्र आपका कमजोर है, उस समय भी कहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि तंत्र कमजोर है, तंत्र को व्यवस्थित करिए। वहां का थाना प्रभारी किस तरह से दारू बेचवा रहा है, लोग कह रहे हैं। कई बार इस संदर्भ में हम भी अपने क्षेत्र के अंदर ये बात कहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छी नीति तभी सफल होती है जब नीयत साफ होता है, और हमारा नीयत में अगर जो कोई व्यवधान डालता है तो उसके साथ रहना, हमारी भी उसकी परोक्ष रूप से समर्थन करना है। आज अगर जो शराबबंदी मुख्यमंत्री जी आप लागू करना चाह रहे थे, तो गोपालगंज में शराब फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार कैसे बनाया गया? क्या ऐसे लोगों को आपने समर्थन किया? शराब पीने वाले का बोतल कुर्मी के अंदर जिस उम्मीदवार का चला, वो उम्मीदवार को आपने कैसे बनाया? सत्ता संरक्षित हो रहा है मुख्यमंत्री जी, सत्ता के द्वारा बालू और दारू के माफिया को संरक्षण मिल रहा है, और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसमें शेयरदारी की जा रही है। चूंकि विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को घेरा, जहरीली शराब से मौतों को बड़ा इशू बना दिया, इसका असर थोड़ी ही देर में दिखाई दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा, पता यह चला है कि विजय सिन्हा के रिश्तेदार के घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जल्दी सच सामने आ जाएगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में जो शराब आ रही है वो यूपी और हरियाणा से लाई जाती है। जहां भी हो रहा है वहां कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। तो ये सब चीजें तो हमने तो पहले भी कहा, ये सारी चीजें कुछ लोग समाज में, कुछ लोग रहता ही है। क्या जहरीली शराब को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, अरे भाई जागरूकता होनी चाहिए ना, जागरूकता तो होनी चाहिए लोगों में। यार हम लोग भी छोटे थे, हम लोग भी जब छोटे थे, जब धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो माता पिता तो बोलता है ना कि नशा वगैरह मत करना। ये तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है कि नहीं बोलता, कहता है कि नहीं कहता। या बिहार का अगर बच्चा कोई दूसरे राज्य में पढ़ने जाता है, दिल्ली विल्ली या कोई बॉम्बे वम्बे, तो बोलता है ना कि भाई ड्रग्स मत लेना, बहुत बिगाड़ने वाला लोग रहेगा। अरे बोलता है कि नहीं बोलता? तो ये तो खुद को भी आकलन करना है ना। कार्रवाई हो तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है। वो लोग तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। अब ऐसा देखिए ऐसा खबर आया है, अभी तो हमको तो सदन में ही पता चला है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके समधी के घर से लगभग कितना 108 कार्टून दारू के बोतल, यानी लगभग 1100-1200 शराब के बोतल जो है वो बरामद किए गए। अगर ऐसी खबर आ रही है सर, इधर सर, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सत्यता की जो है जांच होनी चाहिए। ऐसी खबर आ रही तो उसके सच क्या है? अगर वाकई में सच में पकड़ाया है, एक गंभीर मामला है, इसमें नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे वो तो उन्हीं को देखना। मुख्यमंत्री हंसकर कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। वो तो बार बार यही कहेंगे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जो पिएगा वो तो मरेगा, और जो जहरीली शराब बिकवाएगा वो फलेगा फूलेगा। ये सही है कि शराब नुकसान करती है, ये सही है कि लोगों को शराबबंदी के कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ये कहकर नहीं बच सकते कि जो पिएगा वो मरेगा। क्या शराबबंदी को लागू करना उनकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या जहरीली शराब की सप्लाई को रोकना, गुनहगारों को पकड़ना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुलिस और शराब माफिया के गठजोड़ को तोड़ना
नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है। नीतीश कुमार कोई नए नेता नहीं है, बरसों से बिहार पर राज कर रहे हैं, सारी सच्चाई जानते हैं। नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, जिस तरह से हंस रहे हैं, वो उनकी सोची समझी रणनीति है। वो शराबबंदी को एक इमोशनल और सोशल इशू बनाकर चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन लोगों की मौत पर हंसना, मौत का मजाक बनाना, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आज राहुल गांधी चीन के रवैये के बारे में सेना को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा जब दौसा में पहुंची तो उनके सामने नारे लगे, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, अब राजस्थान को चाहिए सचिन पायलट। नारे राहुल गांधी के सामने लगे। अशोक गहलोत भी तमाकर रह गए। उन्हें उम्मीद थी राहुल गांधी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन राहुल ने कह दिया पार्टी में सब ठीक ठाक है। कांग्रेस से सबको अपनी बात कहने का हक है। दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस में डरा धमकाकर नेताओं को चुप नहीं कराया जाता। मेन इशू कांग्रेस पार्टी की हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है, तो हम इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। अगर कांग्रेस में बोलने की इतनी आज़ादी है तो इतने सारे लोग कांग्रेस से आज़ाद क्यों होना चाहते हैं? राजस्थान का एग्जाम्पल लें तो एक बार सचिन पायलट ने बगावत की थी, दूसरी बार अशोक गहलोत ने हाई कमान को उल्टे पांव लौटा दिया। अब इतनी आज़ादी भी किस काम की जो बगावत की आग सुलझा दे। अब मैं आपको दिखाता हूं सरहद पर चीन की हरकतों को देखते हुए बीजेपी के एमपी दिनेश लाल निरहुआ ने क्या इंटरेस्टिंग सुझाव दिया। लोकसभा में निरहुआ ने कहा, अगर सरकार अहीर रेजिमेंट बना दे तो चीन के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 62 की लड़ाई में 124 अहीर सैनिकों ने चीन के 4000 सैनिकों को मारा था। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। 0 आवर था, टाइम की लिमिट थी, निरहुआ अपनी पूरी बात नहीं कह पाए। लेकिन जब हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने उनसे लोकसभा के बाहर बात की तो निरहुआ ने एग्जाम्पल के साथ डिटेल में बताया कैसे अहीर रेजिमेंट बनने से चीन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। निरहुआ ने कहा, रेजांगला के युद्ध में 124 अहीर जवानों ने चीन के जवानों को पत्थरों पर पटक पटक कर मारा था और यह बात चीन कभी नहीं भूल सकता। इसलिए चीन को जवाब देने के लिए अहीर रेजिमेंट के बूस्टर डोज की जरूरत है। जब आप पढ़ाई करते हैं
और अगर कोई टीचर ने आपको पटक पटक के मारा है तो वो तो बुढ़ापे तक आप नहीं भूलेंगे। चाइना नहीं भूला है और नहीं भूलेगा। रेजांगला के युद्ध में 124 अहिर जवानों ने पत्थरों पे उनको पटक पटक के मारा था और वो चाइना को अच्छे से याद है। और मुझे लगता है कि ये चाइना जो हरकतें कर रहा है, इसकी हरकत का एक ही इलाज है, अहिर रेजिमेंट का बूस्टर एक दे दिया जाए। आप देखिए ये कोरोना वायरस कैसे भागते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पे क्यों जाति, तो फिर सेना में बाकी जातियों के नाम पे क्यों बना है? राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट मांग रहे हैं तो ये जातिवाद हो गया। सबको हक मिलेगा, हम अपना हक मांगेंगे तो ये जातिवाद हो गया। अहिरों का हक है ये रेजिमेंट और ये बनना ही चाहिए। और मुझे लगता है मोदी जी की सरकार में सबको हक मिल रहा है तो हमको भी हक मिलेगा। जिस वक्त देवेंद्र पाराशर के साथ निरहुआ बातचीत में अहिर रेजिमेंट के गठन की बात कह रहे थे, उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्लियामेंट से बाहर निकले। उन्होंने निरहुआ की बात सुन ली। निरहुआ भी राजनाथ सिंह के पास पहुंच गए। रक्षा मंत्री हंसते हुए इतना कहकर निकल गए, ये तो हमारा हीरो है। सर ये मांग रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट, ये हमारा हीरो, ये अहिर रेजिमेंट मांग रहे हैं कि चाइना का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अहिर रेजिमेंट हो गया। पहले ही मांग चुके हैं, हम पहले ही सर से मांग चुके हैं। जो हो ये हमारा हीरो। राजनाथ सिंह की मजबूरी समझी जा सकती है। वो इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि रेजिमेंट के गठन कोई चलते फिरते तो नहीं हो जाते। जहां तक अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग के सवाल है, तो निरहुआ की बात सही है कि 1962 में रेजांगला में 124 अहिर जवान चीन के 4000 सैनिकों पर काल बनकर फूटे थे। उस वीरता पर आज भी देश की फौज नाज करती है। यह भी सही है कि हमारी सेना में जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट हैं, लेकिन इन सब का गठन आजादी के पहले हुआ था। अब जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर सेना में रेजिमेंट नहीं बनाई जाती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।